ईरान के खिलाफ ट्रंप का ऐलान, मैं ईरान न्यूक्लियर वार्ता से खुश नहीं, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते, हमारे पास सबसे शक्तिशाली सेना। और देखिए ट्रंप की ईरान को सीधी चेतावनी, ईरान पर बहुत बड़ा फैसला लेना है, यह ट्रंप ने कहा है। ईरान ने 32,000 लोगों की हत्या की, कभी कभी कार्रवाई करनी पड़ती है, यह ट्रंप की चेतावनी। और ट्रंप का आखिरी फैसला आज ईरान पर हमला। जी हां, क्या है पूरा मामला? 5 चेतावनियां जो दी गई हैं वो क्या है? ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते, यह साफ कहा है ट्रंप ने एक बार फिर से। दूसरा, ईरान के साथ न्यूक्लियर वार्ता पर खुश नहीं। तीसरा, तेहरान यूरेनियम ट्रांसफर करने को तैयार नहीं। इसके अलावा चौथा संकेत क्या मिल रहा? अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मौजूद है। और पांचवा बड़ा संकेत, जरूरत पड़ी तो सेना का इस्तेमाल जरूर होगा। इसके मायने क्या है ये आप समझिए। सेना का जो बाखौफ है वो दिखाकर ईरान को झुकाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। जब तीसरी वार्ता फेल साबित हुई। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। अश्विनी श्रीवास्तव, क्या अब आपको लग रहा है कि तमाम जो विकल्प हैं जो हम देख रहे थे राजनयिक बातचीत के जरिए, तमाम विकल्प अब खत्म हो गए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं और उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। अब आसार क्या आपको नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, करुणा, काफ़ी होप थी कि ये जो बातचीत हो रही थी जिनेवा में, इसमें कोई ना कोई ऐसा नतीजा निकलता कि ये युद्ध शायद रुक सकता था। मगर अब सारे के सारे इंडिकेशन ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये वार्ता जो है सक्सेसफुल नहीं हुई। और अब IAEA भी ये कह रहा है कि उनको पूरा शक है कि यूक्रेन के जो यूरेनियम है वो काफ़ी तादाद में ईरान के पास है और उसका जो 60% ग्रेड से ज़्यादा है। इसका मतलब वो न्यूक्लियर हथियार अगले 10 से 12 दिन में बना सकता है। अगर आप देखें कि अब हो क्या रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, अमेरिका ने ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी कर ली है। उसने पहले इब्राहिम लिंकन लेके आया, अभी जो सबसे बड़ा USS गेराल्ड R. फोर्ड को लेके आ गया है। F-22 रैप्टर उसने इजराइल में लगा दिए हैं। उसके बाद 50,000 से 60,000 ट्रुप्स लगाए मिडिल ईस्ट में अपने बेसिस पे। टोमाहॉक मिसाइल लगा दी है, मिसाइलों जो टोमाहॉक मिसाइल लगा दिए हैं सबमरीन में। मुझे लगता है चारों तरफ से तैयारी है। क्या ये युद्ध होगा? अभी भी मुझे लगता है ये प्रेशर टैक्टिक्स है। अमेरिका सोचता है कि लास्ट मोमेंट पे भी प्रेशर करके कहीं ना कहीं ईरान से बात। बिल्कुल सर, लेकिन ये भी एक ही वजह है रवि, मैं यही कहूंगा, अगर ये लड़ाई होती है तो ये अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो है वो हमले करेगा सभी मिडिल ईस्ट बिल्कुल पे। और दूसरी बात ये है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा, जिससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंपैक्ट। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान के साथ वॉर में जाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। इतनी तैयारी, इतना इंतजार इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। और देखिए ईरान पर हमलों की आशंका तेज हो गई है। अपने नागरिकों के लिए चीन की एडवाइजरी, चीन ने जल्दी ईरान छोड़ने की अपील की है अपने नागरिकों से। तो देखिए, पहले हमने आपको खबर दिखाई थी ब्रिटेन, इसके बाद चीन, और अब देखिए पोलैंड की तरफ से भी ईरान के अंदर एडवाइजरी जारी कर दी गई ईरान को लेकर। पोलैंड ने अपने नागरिकों से ईरान तुरंत छोड़ने के लिए कह दिया है। इजराइल और लेबनान छोड़ने की भी अपील की गई है, क्योंकि यह पता है कि अगर युद्ध होता है तो वो सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरा मध्य पूर्व इसमें सुलगता हुआ नजर आएगा। और देखिए ब्रिटेन ने ईरान में दूतावास बंद किया है। एक और खबर आ रही है, एक और बड़ा संकेत सामने आ रहा है। दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुलाया है। हमलों की आशंका के बीच ये फैसला लिया गया है। तो आप देखिए ये दो खबरें जो हमने आपको दिखाई, चीन से रिलेटेड, ब्रिटेन से रिलेटेड, ये बड़े इंडिकेशन हैं कि बहुत ज्यादा शायद वक्त नहीं है। अगर अमेरिका कुछ तय करता है हमले के लिए, अगर कोई ऐसा निर्णय लेता है कि उसे युद्ध में आखिरकार जाना ही है, तो ये दो बड़े फैसले, दो बड़े देशों के जो एडवाइजरी हैं, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है आने वाले दिनों का। तो ईरान पर आज प्रहार होगा क्या, यह बड़ा सवाल है। अब 7 संकेत आपको बताते हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। नंबर 1, सैकड़ों रिजर्व IDF सैनिकों को वापस बुला लिया गया है, यानी कि इजराइल की भी बहुत बड़ी तैयारी है।
नंबर 2, इजराइल ने नागरिकों के लिए बम शेल्टर खोल दिए हैं। नंबर 3, अमेरिका ने नागरिकों को ईरान और इजराइल छोड़ने के लिए तुरंत कह दिया है। नंबर 4, अमेरिका ने इराक से दूतावास कर्मचारियों को भी निकाल लिया है। और नंबर 5, ब्रिटेन ने भी ईरान से दूतावास कर्मचारियों को निकाला है। नंबर 6, पोलैंड, चीन ने भी अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है, एडवाइजरी जारी कर दी है। और नंबर 7, अमेरिका का यूएसएस गिराल्ड इजराइल के तट पर तैनात किया गया है। हमारे साथ कर्नल एसके मलिक सर भी हैं। एसके मलिक सर, आमतौर पर ऐसी एडवाइजरी तभी जारी की जाती है जब हमला होने ही वाला होता है, तो आपको क्या लग रहा है ये तमाम जो संकेत मिल रहे हैं, चाहे ब्रिटेन हो, पोलैंड हो, चीन हो, तमाम जो देश है वो अपने नागरिकों का एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, और ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए? करुणा, देखिए, ये सब जो एडवाइजरीज है ये संकेत जरूर है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी ये प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स चल रही है। कारण ये है कि इतना टाइम, देखिए, पिछले 3 महीने से ये बात चल रही है, और जनवरी से तो खासकर इस चीज़ ने पेस पिकअप किया है कि जब के अमेरिका के डेली कहते हैं कि आज हमला होगा, कल होगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो टाइम बाई किया गया है वार्ता के दौरान, आज यहाँ वार्ता, कल वहाँ वार्ता, ये लेटेस्ट जिनेवा वार्ता है, देखिए इन वार्ताओं के सफल होने के चांसेस कम हैं। कारण यह है कि अमेरिका की रिक्वायरमेंट, यानी उसकी शर्तें बहुत ज़्यादा है, और कोई भी खुद मुख्तार कंट्री जैसे कि अभी ईरान इस संदर्भ में हर चीज़ को नहीं मान सकता। जैसे कि वो कहता है कि मैं सिर्फ न्यूक्लियर पे बात करूंगा, जबकि इस अमेरिका का बड़ा मित्र देश है इजराइल, वो ये चाहेगा कि उसकी जो फैल रही है ताकत मिसाइल्स में, ड्रोन में, उस पर अंकुश लगाया जाए। इसके साथ साथ वहां पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उस पर भी मतभेद है। वो कहते हैं पूरी तरह से खत्म की दिए, लेकिन ईरान का कहना है कि मैं अपनी शांतिपूर्ण अपनी एनर्जी को रखते हुए उनको पूरा करना चाहता हूं, लेकिन मैं आगे अपने उद्देश्य को किसी भी वॉर रूप में या वॉर हेड रूप में नहीं ढालूंगा। ये सब चीजें देखते हुए एक टकराव की स्थिति बनी हुई है, और इन सब चीजों को देखते बिल्कुल सर, और 3 शर्तें बहुत ही ओपन हैं अमेरिका की तरफ से कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकिए, बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को रोकिए और रेजिम चेंज करिए। अब सवाल यह है कि इसमें से कौन सी बात ईरान माने, जिसपे वो कह ही रहा है कि हम ये बातें नहीं मान सकते। और अरब सागर में अमेरिका का युद्धाभ्यास, इस बीच ईरान पर हमलों की आशंका के बीच वॉर ड्रिल, अमेरिकी नेवी ने समंदर में दिखाई ये ताकत। यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन वॉर ड्रिल में शामिल, युद्धपोत ने MK-38 गन से फायरिंग की। और एक और बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर संवर्धन पर IAEA का बहुत बड़ा दावा। ईरान ने न्यूक्लियर संवर्धन नहीं रोका है, यह IAEA की तरफ से कहा गया है। इस्फहान साइट पर छुपाया गया है संवर्धित यूरेनियम। ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम है, यानी जो तय सीमा है उससे कहीं ज्यादा इस वक्त ईरान के पास ये यूरेनियम मौजूद है। और देखिए, ईरान के पास एटम बम, तेहरान से पुख्ता सबूत सामने आए हैं। दावा क्या है? वार्ता के बीच ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पर्दाफाश। ईरान ने 60% संवर्धित यूरेनियम तहखाने में छिपा दिया है। यूरेनियम का कुछ हिस्सा इस्फहान साइट पर छिपाया गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है। जांच के लिए ईरान ने IAEA को इजाजत नहीं दी। ये ईरान इंटरनेशनल की तरफ से कहा गया। बड़ी बात आप समझिए, परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम चाहिए, और IAEA ने पहली बार स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इतने उच्च स्तर 60% का जो यूरेनियम है वो कहां पर स्टोर किया गया है। पहले केवल यह पता था कि ईरान के पास ऐसा स्टॉक है, लेकिन लोकेशन पहले कंफर्म नहीं थी। रवि, बिल्कुल सिवा सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि IAEA की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इनरिच यूरेनियम है, प्रोग्राम चल रहा है। अमेरिका कहता है प्रोग्राम बंद करो, ईरान कह रहा है प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। ये सिचुएशन, डेडलॉक की सिचुएशन क्या काफी नहीं है ये समझने के लिए कि ये युद्ध अनिवार्यतः निश्चित तौर पर होने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, ये अगर देखें, मैं पहले भी बता रहा था कि अब IAEA ने ये खुलासा कर दिया है कि ईरान के पास 60% ज़्यादा इनरिच यूरेनियम है, और उसने उसको सेफ जगह में रखा है, इस्फहान में। और अगर 60% यूरेनियम है तो उसको वेपन ग्रेड बोलते हैं। अगर उसको 90% बनाना है उसको 10 से 12 दिन लगते हैं। मतलब कि 2-20 के अंदर वो 9 से 10 तक न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। इसका मतलब ये तो साफ है
कि ईरान उस लेवल पे पहुंच गया है कि वो किसी हद तक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए तैयार है। और ये तो अमेरिका बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि अभी तक ईरान क्या कर रहा था कि ये जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये पीसफुल है और इसकी जो एक प्रकार से इनरिचमेंट है 3.67 से कम है, जो कि एक सिविल पर्पज के लिए। मगर अब ये खुलासा आईईए ने कर दिया है, ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने 60% यूरेनियम इनरिच कर लिया है और वो सेफ प्लेस पे। इसका मतलब ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है। और मुझे लगता है कहीं ऐसा है आने वाले टाइम में ईरान सरप्राइज भी करेगा कि वो न्यूक्लियर हथियार बना ले। तो ऐसे में तो ये लगता है कि ये अमेरिका नहीं होने देगा, इजराइल तो बिल्कुल नहीं। तो फिर ये लगता है कि लड़ाई होने के चांसेस हैं। मगर अभी भी मुझे लगता है देयर इज अ रे ऑफ होप। वो इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि ये लड़ाई के अंदर नुकसान पूरे वर्ल्ड का होगा। मिडिल ईस्ट में आग लगे, क्योंकि ईरान के पास जो 2500 से 3000 मिसाइलों का जमावड़ा है वो काफी हद तक नुकसान करेगा। बिल्कुल, जो मिसाइल पावर है, जो ड्रोन पावर है, वो ईरान की बहुत ज्यादा है और इसका जो डर है, जो खौफ है, वो भी लगातार नजर आई। यही वजह कि ऐसा लगा कि कभी मस्कट में तो कभी जिनेवा में 2 दौर की बातचीत हुई है, किसी तरह से ईरान को मनवा लिया जाए, लेकिन ईरान है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। एक और बड़ी खबर, ईरान का बारूदी शक्ति प्रदर्शन भी हुआ है। ट्रंप की धमकी के बीच दिखाई है ताकत। नेवी यूनिट 103 का युद्धाभ्यास, ये देखिए आप, ईरानी आर्मी चीफ ने भी देखी है वॉर ड्रिल। तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, अमेरिका से टकराव के बीच एयरफोर्स का एक्शन देखने को मिल रहा है। एयरफोर्स के कमांडर बहमर्ड ने उड़ाए फाइटर जेट, नॉर्थ वेस्ट ईरान में उड़ाया F-5 फाइटर जेट और अमेरिका को दिखाई अपनी हवाई ताकत। तो देखिए, सारी बातों के बीच, सारी चेतावनी धमकी के बीच ईरान लगातार यह संदेश जरूर दे रहा है अमेरिका को कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अगर यह जंग अमेरिका की तरफ से शुरू की जाती है तो हमारी तैयारी भी पूरी है, हम भी पलटकर जवाब देंगे, चाहे वो मिसाइल से हमला हो, चाहे वो अपनी अपने प्रॉक्सीज से हमला हो या फिर हवाई हमला हो। देखिए, समंदर से आसमान तक ट्रंप को ईरान का संदेश क्या है। संदेश नेवी एयरफोर्स का एक्शन, और ये रणनीति क्या कहती है। नेवी का एक्शन, समंदर में बारूदी ताकत दिखा रहा है ईरान। वही एयरफोर्स की रणनीति तो F-5 विमान को उड़ाकर अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश, ये मैसेज देने की कोशिश अमेरिका को। 4 अर्थ इसके हैं, 4 मायने हैं, समझिए जरा इसे। पहला ये कि ईरान की सेना बहुत ताकतवर है और ट्रंप को ये ताकत दिखाने की रणनीति है, ये सीधे तौर पर एक संदेश। दूसरा ये कि समंदर और आसमान दोनों जगह अपनी शक्ति दिखाई है। और तीसरा, समंदर आसमान से ईरान को घेरने की रणनीति का जवाब दिया गया है। चौथा, बराबरी पर वार्ता होगी। यूएस के दबाव में हम नहीं आएंगे। जो प्रेशर बनाया जा रहा है, जो दबाव बनाया जा रहा है, उससे निपटने के लिए ये सारी चीजें, उस दबाव से निकलने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। मलिक सर, अब ये सवाल साफ, मतलब इसको अगर ऐसे समझें कि क्या ईरान का जो खामेनेई रेजीम है वो अपने देश को एक बड़े जंग में झोंकने के लिए तैयार है, क्योंकि वो शर्तें मानने को तैयार नहीं है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सभी जानते हैं कि तुलना ताकत में कहीं कोई नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो जो नुकसान अमेरिका का होगा, लेकिन ईरान का जो हाल होगा इजराइल अमेरिका की तरफ से, ये दुनिया को पता है। रवि, देखिए, हम माइक्रो से उठ के मैक्रो पे बात करते हैं। इस पूरे जो 79 के बाद से 46-47 साल हो चुके हैं, अमेरिका की आंख की किरकिरी क्या है? वहां की किरकिरी है वहां का प्रेजेंट रिजीम। बिल्कुल। और यही समस्या बनी हुई है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देता वो रिजीम, वो ना ही अमेरिका के पक्ष में है, ना ही इजराइल के पक्ष में है। और वहां की जनता भी कुछ हद तक अपने ऊपर लगी बंदिशों से छुटकारा पाना चाहती है। इसी फॉल्ट लाइन का फायदा उठाना चाहता है अमेरिका। अब अमेरिका करे तो क्या करे? इस दौरान पिछले 2-3 महीनों से अमेरिका ने मोटे मोटे तौर पर कुछ चीजें जरूर तैयारी की होगी। पूरे मीडिया इस बात से भरा हुआ है कि ईरान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। ठीक है, देगा अपनी कैपेसिटी के अंदर। लेकिन क्या हुआ है, अमेरिका की ताकत पहचानी है, टेक्नोलॉजी के तहत वो उसकी सबसे पहले साइलोस को वहां पे न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। उसने हर ग्रिड रेफरेंस को 12-12 ग्रिड का जो ग्रिड रेफरेंस है वहां पे उसने उसको बिल्कुल लॉक कर चुका होगा। इसके साथ साथ जो सुना जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो सी के अंदर माइंस बिछाई है, उसका भी अमेरिका ने जरूर तोड़ ढूंढा होगा।
जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर से जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से अमेरिका के सामने ईरान कहीं नहीं ठहरता, एयर पावर के सामने कहीं नहीं ठहरता। और एयर पावर जब अमेरिका इजराइल की कंबाइंड हो जाती है तो ये बात, ये जो F-5 वो उड़ा रहे हैं, ठीक है, ये उनकी ड्रिल हो सकती है, बट ये हास्यास्पद लगती है कि F-5 जैसे फाइटर उनके सामने कहीं ठहर पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज बताता हूं, अभी नई नई चीजें खबरें आ रही है कि वहां पर प्रॉक्सीज तैयार किए जा रहे हैं ईरान के अंदर, ताकि उनकी इंटरनल लड़ाई, जब वो बम्बार्डमेंट हो, एयर पावर का अटैक हो, तो इस दौरान इंटरनल उनको सपोर्ट मिले और मोसाद और CIA के अलावा जो एमई के टाइप के जो ग्रुप्स हैं वो उनको हेल्प करे। जी ठीक है, तो सवाल सर फिर यही है कि फिर आखिरकार ईरान के पास ऐसी क्या ताकत है जिसके बूते वो सीधे अमेरिका और इजराइल दोनों का एक साथ मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एक और बड़ी खबर, ट्रंप के करीबी राजदूत की चेतावनी। आप देखिए, ईरान पर ट्रंप की रेड लाइन साफ है। पूर्व राजदूत नाथन सेल्स ने क्या कहा? ईरान को न्यूक्लियर प्लांट की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से, अभी आपने सुना था इससे पहले जिनेवा वार्ता जब फेल साबित हुई, दूसरे दौर की जो जिनेवा वार्ता हुई थी फिर से, तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं और जो परमाणु हथियार है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो ईरान के पास हो। और अब ट्रंप के बेहद करीबी राजदूत हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही वार्निंग जारी की है। और देखिए, ट्रंप की रेड लाइन तय, ईरान में तबाही का भय। तेल से अमीर ईरान को न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत नहीं है। यूरेनियम संवर्धन का मकसद परमाणु हथियार बनाना, ये साफ तौर पे अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं। यूएस को मौत की धमकी देने वालों के पास एटम बम नहीं हो सकता। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी संगठनों की फंडिंग हम नहीं होने देंगे। ये नाथन सेल्स, पूर्व अमेरिकी राजदूत, कह रहे हैं। अमेरिका के अधिकारी हों, अमेरिका के राष्ट्रपति हों, करुणा, सबका मैसेज यही है कि ईरान की ताकत को हम नहीं रहने देंगे। ईरान की बढ़ती ताकत तो हमारे लिए, दुनिया के लिए खतरा है। और देखिए, हमारे साथ अश्विनी श्रीवास्तव सर भी है। श्रीवास्तव सर, एक बात बताइए, किसी भी देश के लिए अगर आज के दौर में और जो हालात इसमें अगर हम देखें, सबसे मेजर डिफरेंस के तौर पर उसके परमाणु हथियार काम करते हैं, और ईरान के लिहाज से भी देखें, उसको पता है कि उसके जो दुश्मन है वो कितने शक्तिशाली हैं। तो अगर ईरान, भले वो गुपचुप तरीके से कर रहा है, मैं ईरान के लिहाज से बात कर रहा हूं, उसने 60% तक किया है, और अगर वो मना कर रहा है कि मैं इन्हें खत्म नहीं करूंगा, तो क्या वो गलत है? देखो, एक चीज माननी पड़ेगी, ईरान अगर न्यूक्लियर हथियार बनाता है तो ये पूरी वर्ल्ड के पीस के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि ये नहीं है कि ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भी डर है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन, वो भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आता है, पूरी पॉलिटिक्स डायनेमिक्स चेंज हो जाएगी मिडिल ईस्ट की, और ये पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत खतरा है। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल की रेड लाइन है, कुछ भी हो जाए ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। अगर आप देखें, उन्होंने 3 डिमांडें दी हैं अमेरिका ने कि भाई इसको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने। दूसरा, ब्लास्टिक मिसाइल को नहीं बने देंगे। वो जो सर, मेरा सवाल इसलिए था, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हो, परमाणु हथियार हो, गद्दाफी का क्या हश्र हुआ था, इतिहास सब कोई जानते हैं, तो क्या ईरान को इस बात का डर नहीं होगा? देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है, इसका हम रुख कर रहे हैं। खबर क्या आ रही है मार्को रूबियो से जुड़ी हुई? मार्को रूबियो का इजरायली दौरा, ईरान से टकराव के बीच इजराइल जाएंगे। अगले हफ्ते रूबियो और नेतन्याहू की बैठक, ईरान समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। मैं खत्म करूं तो आप देखिए, मार्को रूबियो जो कि अब जाने वाले हैं इजराइल। ईरान से टकराव के बीच इजराइल दौरा मार्को रूबियो का, और ऐसे में अगले हफ्ते रूबियो और नेतन्याहू की बैठक। क्या इसी बैठक में तय होगा कि क्या होने वाला है, ईरान के साथ क्या करना है? क्योंकि इस बार जो होगा, इजराइल और अमेरिका दोनों को मिल बैठकर करना है तय। तो इजराइल जा रहे मार्को रूबियो। खबर क्या आ रही है? 4 मायने आप समझिए। नंबर 1, ईरान को लेकर इजराइल के साथ रणनीति। नंबर 2, ईरान को लेकर इजराइल की भूमिका पर चर्चा। नंबर 3, जवाबी हमले के वक्त इजराइल की सुरक्षा पर बात। और नंबर 4, गाजा पर ट्रंप का 20 सूत्रीय प्लान लागू करवाना है। अब मार्को रूबियो की चेतावनी आप समझिए, यूएस नागरिकों को बंधक बनाना बंद करे ईरान, ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। और हमारे साथ एसके मलिक सर भी है। मलिक सर,
क्या आपको लग रहा है कि अब पूरी जो स्क्रिप्ट है वो तैयार की जा रही है? अब हो गया, जो बातचीत करनी थी वो हो गया। मार्को रूबियो पहुंच रहे अगले हफ्ते। यहां पर आपको लग रहा मुख्य एजेंडा यही होगा कि अब ईरान के साथ क्या करना है, कैसे सैन्य कार्रवाई करनी है, यही संकेत है क्या? करुणा, देखिए अभी कुछ दिन पहले वहां के वाइस प्रेसिडेंट साहब का एक वक्तव्य आया। उन्होंने कहा कि हम किसी पागल देश को और परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते। इसका साफ साफ मतलब है कि वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे कि ईरान परमाणु हथियार की तरफ बढ़े। लेकिन आज के हालात जो कहते हैं, जो क्षण क्षण की रिपोर्ट सामने आ रही है, उससे ये साफ है कि यस, जैसे सर ने बताया कि ईरान हो सकता है युद्ध से पहले कोई सरप्राइज भी दे दे आपको, क्योंकि 60% जो कहते हैं, जो आम जो पब्लिक में ओपन डोमेन में है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र कहते हैं वो कहते हैं कि ईरान 70 से 75% के बीच में खड़ा है और वहां से 90% ले जाने के लिए मात्र 2 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और इस हथियार का इस्तेमाल आप ईरान अमेरिका के साथ ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ बार्गेनिंग करने के लिए करेगा। देखिए बड़ी थिन लाइन होती है कि आप अपना बैलेंसिंग एक्ट करते हो किसी हथियार यानी परमाणु एनर्जी के माध्यम से, या फिर उसको ब्लैकमेल के तौर पे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हो। अब डर यही है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी का, खासकर इजराइल का, कि ये एक हथियार। लेकिन शिवाज सर, मेरा ये कहना है कि हमने देखा था कि कांग्रेस में जो स्पीच दिया ट्रंप ने, कहा कि ईरान एक दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा टेररिस्ट देश है, हम उसको परमाणु बम लेने नहीं दे सकते। अब ये अरब देश हो, ये इजराइल हो, ये अमेरिका हो, इनको पाकिस्तान सबसे बड़ा टेररिस्ट देश नहीं लगता, सबसे बड़ा टेररिज्म का एक्सपोर्टर नहीं लगता, उसको तो अक्वायर करने दिया, इवन उसको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट किया। और ईरान के साथ इनको दिक्कत है। ये पॉलिसी क्या है, इवन अरब कंट्रीज की, इजराइल की, अमेरिका की, ये पॉलिसी क्या है? और अभी ये बात तो सही है कि ये विडंबना है, एक पाकिस्तान ऐसा देश जो कि सबसे ज़्यादा थ्रेट है पूरे वर्ल्ड में और टेररिज्म सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद भी दी है चीन ने भी, और किसी हद तक कहीं ना कहीं अमेरिका से। यूँ तो फ्रांस से उन्होंने चुरा के वो लेके आए थे AQ खान, मगर ये सच्चाई है जब पाकिस्तान की बात आती है नहीं, तो पाकिस्तान को तो किसी ने धमकी नहीं दी जितनी धमकियां ईरान को दे रहे हैं। उनके वॉरशिप तो नहीं आए, उन्होंने तो डिप्लॉय नहीं किया इस तरह से। मैं यही कह रहा हूँ रवि, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि भाई जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार बनाए तो उसके ऊपर तो उसने कुछ नहीं किया, उसने मात्र कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई। ईरान के ऊपर इतना क्यों किया जा रहा है जब अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार थे, जो उसने लीबिया को भी दिए, उसने नॉर्थ कोरिया को भी अपनी जो न्यूक्लियर की टेक्निक दी, तो ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं ये फर्क तो है, मगर डर ये नहीं है। डर ये है कि आज की तारीख में ईरान से डर मुस्लिम वर्ल्ड को भी है। ये जितने सऊदी, UAE, ओमान, जॉर्डन हैं, ये कहते हैं कि अगर ईरान ने हथियार बना दिया क्योंकि वो शिया देश है, तो इनके लिए भी एक सर्वाइवल थ्रेट है। ये सबसे बड़ा डर है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो अमेरिका के कंट्रोल में हैं, आप या माने या ना माने, इस बात को आप लेके चलें। और ईरान एक ऐसा देश है वो किसी के प्रेशर में नहीं आता। तो अगर मान लो अमेरिका कह रहा है, ये अभी समय ही बताएगा। बिल्कुल शिवाज सर, एक तो आपने जो बताई है उसमें सच्चाई है, और एक और सच्चाई साफ नजर आती है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि इस वक्त मध्य पूर्व के अंदर एक बड़ी दीवार के तौर पर इजराइल और अमेरिका दोनों के सामने खड़ा हुआ है। यही वजह है कि किसी तरह से भी उसको मिटा देना चाहते हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान से टकराव पर अलर्ट पर IDF, इजरायली सेना IDF का बयान। ईरान के हालात पर IDF की नजर है, इजराइल की सुरक्षा मजबूत कर रहे, अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और देखिए, इस बीच जिनेवा वार्ता से विटकॉफ निराश हैं और जेरेड कुशनर भी खुश नहीं हैं। ब्लूमबर्ग के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो जिनेवा वार्ता का आउटकम देखिए, पसंद नहीं आया। विटकॉफ निराश और जेरेड कुशनर भी इससे खुश नहीं है। ट्रंप के बयान तो हम सुन ही रहे हैं। कुल मिलाकर यह बात है कि तीसरी कोशिश भी वो रंग नहीं लाई जिसकी सोच अमेरिका रख रहा था। तो जिनेवा वार्ता से कोई नतीजा निकल नहीं पाया। ट्रंप बेहद नाराज हैं। आधी रात को ट्रंप ने शीर्ष कमांडर के साथ चर्चा की है। अब इस बैठक में क्या फैसला हुआ, यह आपके लिए जानना जरूरी है। वॉर रूम में ट्रंप की मिडनाइट जो मंत्रणा हुई है वॉशिंगटन में, ईरान वॉर रूम में हलचल तेज हुई है। वॉर रूम में ईरान की हर जानकारी का विश्लेषण किया गया। ट्रंप ने शीर्ष कमांडर के साथ मंथन किया है।
ट्रंप को पल पल की खबर भी दी जा रही है। जेनेवा वार्ता फेल होने के बाद विकल्प यहां सीमित हैं। अब ट्रंप फैसला लेंगे। ईरान पर कार्रवाई होना करीब करीब तय है। ट्रंप के सामने हमलों के विकल्प रखे गए हैं। परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले संभव हैं। अब सैन्य तैनाती और ज्यादा तेज होगी। 700 से ज्यादा विमान मध्य पूर्व में तैनात होंगे। मध्य पूर्व में यूएस बेस में भी सैन्य तैनाती बढ़ाई गई है। 2003 के बाद मध्य पूर्व में सबसे बड़ी तैनाती को अंजाम दिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायल में F-22 फाइटर जेट की तैनाती भी कर दी गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है F-22 फाइटर जेट। चीनी कंपनी मजार विजन ने जारी की है बाकायदा तस्वीरें। ये देखिए आप, जो F-22 फाइटर जेट है बेहद शक्तिशाली, इनकी तैनाती इजरायल के अंदर कर दी गई है और चीनी कंपनी की तरफ से ये जो तस्वीरें हैं वो जारी की गई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने कितने विमान अब तक मध्य पूर्व में तैनात किए। मध्य पूर्व में अमेरिकी जमावड़ा जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए 105वीं पीढ़ी के जेट हैं। ये अपने आप में एक बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है जिसमें F-22, F-35 जैसे फाइटर जेट शामिल हैं। खतरनाक, बहुत ही सक्षम लड़ाकू विमान और 200 सपोर्ट विमान है जिसमें 100 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं, 200 अवॉक्स विमान हैं, 18 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान इसमें शामिल हैं। आप देखिए हवाई ताकत अमेरिका की जो यहां इस वक्त मौजूद है और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि तैयारी किस लेवल की है। मलिक सर, अब बात कुल मिलाकर यह है जो अब सीधा सीधा सवाल बनता है कि एक प्रोबेबल अगर समय पूछा जाए इस अटैक का, इस हमले का, वो क्या हो सकता है? क्योंकि यह बात तो तय है कि इतने डिप्लॉयमेंट के बाद, इतनी ताकत दिखाने, लगाने और जताने के बाद अमेरिका खाली हाथ तो नहीं लौटेगा। ट्रंप खाली हाथ तो नहीं आएंगे। यह तो सबसे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। रवि, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इतना तमाशा करने के बाद, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, जियोपॉलिटिक्स लेवल पे, इतने समीकरण को टेस्ट करने के बाद अमेरिका यहां से खाली हाथ तो नहीं जाने वाला है। लेकिन बात यह है कि जैसे कि आपने कहा कि टाइमिंग क्या हो सकता है। देखिए, किसी भी ऑपरेशन में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑपरेशन की टाइमिंग को डिसाइड करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि ये वक्त मुझे लगता है ईरान से ज्यादा अमेरिका और इजराइल ने अपने लिए यूटिलाइज किया है, अपनी पोजीशनिंग के लिए। उन्होंने खासकर माइनिंग पार्ट, अंडर सी माइनिंग, उनके साथ जो उनके जो गुप्तचर एजेंसीज है, उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन उनकी साइलोज की, उनकी जो IRGC की लोकेशंस हैं, इसके अलावा प्रॉक्सीज को तैयार करना, इंटरनल अनरेस्ट को दोबारा से कब भड़काया जाए, इसकी भी टाइमिंग ऑपरेशन के साथ बिल्कुल ये सब कुछ तय किया गया। लेकिन सिवाज सर, सच्चाई तो ये भी है ना कि बीते साल जून में जिस तरह से हमला हुआ था अमेरिका का और इजराइल के साथ युद्ध हुआ था, इसके बाद से अभी तक इतने महीनों में ईरान ने भी तो अपनी डिफेंस पावर को कई गुना बढ़ा लिया। बिल्कुल, आपने ठीक बोला। ईरान ने यही नहीं, उसने अपनी बढ़ा ली है। इस बार चीन और रूस जो है उसके साथ खुल के आए हैं। उसको ड्रोन भी दिए हैं, उसको मिसाइलें भी दी हैं, उसको रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा चीन। तो ये भी सच्चाई है। इस बार ईरान भी तैयार है। तो ये सच्चाई है कि ये लड़ाई अगर होती है, ये आपकी बिल्कुल एनालिसिस ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। इतना जमावड़ा इकट्ठा कर लिया, अगर ईरान नहीं मानता उन डिमांडों को तो फिर हमला होगा। हमला कैसे होगा, ये मुझे लगता है ऐसा भी होना है, सुनने में आया कि हमला इजराइल की तरफ से करा सकता वो, क्योंकि ये अब वो नहीं चाहते कि वर्ल्ड के अंदर ये दिखाएं कि अमेरिका ने हमला पहले किया। तो जैसे ही इजराइल हमला करेगा ईरान पे, ईरान पलटवार करेगा और फिर जो अमेरिका इजराइल के साथ मिलेगा, ऐसा भी होने की संभावना है। तो मैं यही कहूंगा कि दोनों तरफ से तैयारियां बहुत है। अगर अमेरिका ने भी तैयारी बिल्कुल की सर, है, हमला तो हमला किसी भी तरफ से हो सिवाज सर, बहुत एडवर्स इफेक्ट, हमला किसी भी तरफ से हो, लेकिन दोनों पक्षों को पता है कि ये लड़ाई बहुत ही विनाशक होने वाली है। ईरान के एग्जिस्टेंस का सवाल है और अमेरिका ने अपनी इसे नाक का सवाल बना लिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।